बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ओरिएंटेशन। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो वो किस तरह जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो किस तरह एरोमेटिक रिंग की रिएक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ओरिएंटेशन, जो सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड होते हैं उनकी ओरिएंटेशन क्या होती है। तो हम देखते हैं जब हमारे पास सिंपल बेंजीन होती है उसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जब हम ऐड करवाते हैं, जब बेंजीन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट्स ऑलरेडी अटैच नहीं होता, बेंजीन सिंपल बेंजीन होती है, जब उसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐड करवाएंगे, फॉर एग्जांपल एक्स सब्स्टिट्यूएंट ऐड करवाया तो वो क्या बनी, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इस सब्स्टिट्यूएंट्स को ये 6 की 6 जो पोजीशन है बेंजीन रिंग में ये सारी की सारी अवेलेबल है। जो सब्स्टिट्यूएंट ऐड हो रहा है वो बेंजीन रिंग में किसी भी पोजीशन पे जो 6 पोजीशन है वो सब्स्टिट्यूएंट कहीं भी आगे अटैच हो सकता है। जब बेंजीन रिंग पे ऑलरेडी कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं होगा, जो पहला सब्स्टिट्यूएंट आएगा और बेंजीन कन्वर्ट होगी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में, उस टाइम पे जो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स है वो बेंजीन में जो ऑल 6 पोजीशंस हैं उन पे कहीं भी जगह पे वो ऑक्यूपाई कर सकता है। लेकिन जब एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो गया उसके बाद फर्दर या तो हम सेम वही सब्स्टिट्यूएंट ऐड करवाएं या कोई डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट ऐड करवाएंगे तो उसकी पोजीशन डिफरेंट होगी। अब चाहे वो ऑर्थो पोजीशन पे आए, चाहे मेटा पे या चाहे पैरा पे, तो वो क्या होगा, हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। पहले मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन थी, जब इस पे एक और सब्स्टिट्यूएंट ऐड होगा तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में। अब ये क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं और फिर डिपेंड करेगा कि ऑर्थो पोजीशन पे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजीन रिंग है वो ऑर्थो पोजीशन ज्यादा होगी, मेटा या फिर पैरा का सब्स्टिट्यूएंट जो है वो किस पोजीशन पे आके अटैच होगा। तो हम देखते हैं द ग्रुप्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द रिंग इन्फ्लुएंस द ओरिएंटेशन ऑफ सेकंड ग्रुप, के ऑलरेडी जो बेंजीन पे जो फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट होता है वो इन्फ्लुएंस करता है ओरिएंटेशन ऑफ सेकंड ग्रुप को। सेकंड ग्रुप की ओरिएंटेशन क्या होगी, और ऑल्दो वो ऑर्थो होगा, मेटा होगा या फिर पैरा होगा। Which of 3 available position occupied by second group is determined by group already present, कि जो भी फिर अवेलेबल पोजीशन जो है वो सेकंड ग्रुप ऑक्यूपाई करेगा वो कौन डिटरमिन करेगा, जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट जो है ऑलरेडी बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट है वही डिटरमिन करेगा कि जो अवेलेबल स्पेसिस हैं, जो अवेलेबल पोजीशंस हैं उस पे जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आया वो किस जगह पे अटैच होगा, ऑर्थो पोजीशन पे, मेटा या फिर पैरा पोजीशन पे। तो इस तरह जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है या फिर जो ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट होता है रिंग में वो इन्फ्लुएंस करता है ओरिएंटेशन ऑफ सेकंड ग्रुप को। When second group enter in aromatic ring, अब जब भी सेकंड ग्रुप एंटर होगा एरोमेटिक रिंग में, डेट हैज ऑलरेडी बीन सब्स्टिट्यूटेड, जो पहले से सब्स्टिट्यूटेड होगी। जब कोई भी सेकंड ग्रुप एंटर होगा एरोमेटिक रिंग में, जैसे फॉर एग्जांपल वाई सब्स्टिट्यूएंट एंटर हुआ है इस एरोमेटिक रिंग में जो ऑलरेडी क्या है, सब्स्टिट्यूटेड है। ऑल 3 डिस्ट्रीब्यूटेड बेंजीन आर फॉर्म्ड बट दीज आइसोमर्स आर नॉट फॉर्म्ड इन इक्वल अमाउंट। अब इसमें वो कह रहे हैं कि जब भी सेकंड ग्रुप एंटर होता है एरोमेटिक रिंग में जो कि ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड होती है, तो ऑल 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आर फॉर्म, तो तीन डाई सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजीन रिंग है वो बनती हैं। अब डिपेंड करता है कि उनमें से कौन सा आइसोमर जो है उस इक्वल अमाउंट में तो वो नहीं बनते, तो डिपेंड करेगा कि कौन सा आइसोमर जो है उसकी अमाउंट ज्यादा होगी और किस आइसोमर की अमाउंट जो है वो कम होगी। इसको दोबारा देखते हैं। When second group enter in aromatic ring that has already been substituted, all 3 disubstituted benzenes are formed, but these isomers are not formed in equal amount, कि जब भी कोई सेकंड ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होगा, एंटर होगा ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग के ऊपर, तो 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग जो है वो बनेगी। डाई मतलब कि उसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट जो है वो अटैच है। ये क्या थी, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, इस पे एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच था, और ये क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, इस पे 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं। तो हमारे पास 3 ही डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनेंगी, लेकिन जो 3 आइसोमर बनेंगे ऑर्थो, मेटा और पैरा, वो इक्वल अमाउंट में नहीं बनेंगे, उनकी अमाउंट क्या होगी, डिफरेंट होगी, लेकिन वो 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो है रिंग फॉर्म होंगी, एक ऑर्थो, एक मेटा और एक पैरा। उसके बाद देखते हैं कि अगर हम जनरली देखें तो हम कहा जाता है, हमने पढ़ा कि जो मेटा जो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है या फिर मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा, कि जब हमारे पास
तीन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आइसोमर्स बनते हैं तो उसमें या तो मिक्सचर बनता है R2 और पैरा का। हाल ही ये नहीं होता कि R2 बनेगा और पैरा नहीं बनेगा, मिक्सचर बनता है R2 एंड पैरा का कि R2 की थोड़ी सी अमाउंट जो है वो ज्यादा होगी, पैरा की थोड़ी सी अमाउंट जो है वो कम होगी। या फिर अगर दूसरी अमाउंट देखें कि जिसकी अमाउंट ज्यादा बनेगी, जिस आइसोमर की जिसकी फॉर्मेशन ज्यादा होगी, वो फिर क्या होगा, मेटा, या तो फिर मेटा डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग बनेगी या फिर मिक्सचर बनेगा R2 एंड पैरा का। तो उसके बाद हमने देखा कि इट इज जनरली ऑब्जर्व्ड दैट, कि जनरली ये ऑब्जर्व किया जाता है कि जो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं, जो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से पढ़ चुके हैं, जिनको हमने क्लासिफाई किया था स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग में, वीकली डीएक्टिवेटिंग और मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग में, और इसी तरह हमने एक्टिवेटिंग ग्रुप्स को देखा कि स्ट्रांगली थे, वीकली थे और मॉडरेटली थे। तो इस तरह हमने देखा कि जो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो R2 और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग प्रेजेंट है और उस पे ऐसा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और हम ये प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं और इनका क्या रोल होता है। तो अगर तो वो सब्स्टिट्यूएंट जो है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, तो उसके बाद जो नेक्स्ट जब डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग बनेगी, जब तीन डाई सब्स्टिट्यूटेड आइसोमर्स बनेंगे, तो वो ज्यादा क्या होंगे, R2 एंड पैरा डायरेक्शन होंगे। जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा वो R2 एंड पैरा डायरेक्शन होगा, कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी, R2 एंड पैरा। उसके बरक्स अगर हमारे पास कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स में आता हो, जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में आए, तो वो क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग के। जब हमारे पास दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आके अटैच होगा तो मेटा पोजीशन पे आएगा, R2 और पैरा पे नहीं आएगा। इसका मतलब कि जो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो R2 एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। मतलब कि अब अगर कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी अटैच है जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो जब नेक्स्ट न्यू सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा और डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग बनेगी, तो ज्यादा किसकी फॉर्मेशन होगी, R2 एंड पैरा आइसोमर की। और अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा तो ज्यादा अमाउंट में कौन सा आइसोमर बनेगा, मेटा आइसोमर। अब हम एग्जांपल देखते हैं। बेंजीन रिंग पे जब OH ग्रुप लगाए तो वो क्या बनती है, फिनोल। फिनोल का जब रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3 की प्रेजेंस में, तो हमें पता है कि हम पढ़ चुके हैं कि OH क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। इसका मतलब कि जब नाइट्रिक एसिड के साथ फिनोल का रिएक्शन करवाएंगे तो आइसोमर जो तीनों बनेंगे, ये तीनों क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, क्योंकि इस पे दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं। तो इसमें R2 पे भी नाइट्रो ग्रुप लगेगा, मेटा पे भी और पैरा पोजीशन पे भी। डिपेंड करता है उस सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन के कि कौन सी R2 पोजीशन बन रही है। जो सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी अटैच होता है उसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कौन सी मेटा पोजीशन है, कौन सी R2 है, कौन सी पैरा पोजीशन है। तो नाइट्रो ग्रुप R2 पे भी आएगा, मेटा पे भी आएगा और पैरा पे भी आएगा। लेकिन हमने पढ़ा अभी जो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो R2 एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो हमारे पास जो OH है वो क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसलिए जो देखिए ज्यादा कंसेंट्रेशन में क्या बना है, R2 एंड पैरा। मेटा सिर्फ कितने परसेंट बनेगा, 1%, R2 55% और पैरा 44%। इससे हमें पता चला कि जो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो R2 एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। अब हम देखते हैं कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स किस तरह मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। अगर हम एग्जांपल लें नाइट्रोबेंजीन की, अब देखिए इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है। इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है नाइट्रो, तो हम पढ़ चुके हैं ये हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स है, क्योंकि ये दोनों इफेक्ट से, इंडक्टिव और रेजोनेंस इफेक्ट से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करता है। तो ये हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रिक एसिड से सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो इसमें भी हमारे पास तीनों आइसोमर बनेंगे, R2, मेटा एंड पैरा। लेकिन इसमें देखिए जो पैरा आइसोमर, जो मेटा आइसोमर है वो 93% बनेगा, और R2 और पैरा जो है वो 6% और जो पैरा है वो 1%। तो इससे पता चला कि नाइट्रोबेंजीन क्या, नाइट्रो ग्रुप क्या था, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप था। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, ज्यादा मेटा डायरेक्टिंग। तो इस वजह से जब जो मेटा आइसोमर है वो सबसे ज्यादा बनेगा 93%, उसकी जो अमाउंट है वो सबसे ज्यादा होगी, और R2 और पैरा की जो अमाउंट है वो कम बनेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि जब डिस्ट्रीब्यूशन होती है आइसोमर्स की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइसोमर जनरली कॉरेस्पॉन्ड टू देयर रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड नॉट देयर स्टेबिलिटी। कि जब हमारे पास आइसोमर्स बनते हैं R2, मेटा एंड पैरा, तो वो ये डिपेंड नहीं करता कि उनमें से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, बल्कि
वो इस रेट के साथ बनते हैं कि जिसका रेट ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा होगा वो जल्दी बनेगा और उसकी अमाउंट क्या होगी, ज्यादा होगी। Distribution of isomer generally correspond to their rate of formation and not their stability, कि वो stability को correspond नहीं करते बल्कि किसको करते हैं, rate of formation को। The isomer that is obtained at faster rate is obtained in large quantity, वो isomer जो faster rate पे बनेगा, जो faster rate पे obtain होगा तो उसकी quantity भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और जो कम rate पे बनेगा उसकी quantity भी कम होगी। Orientation in aromatic electrophilic substitution is consequence of kinetic control and little relation to thermodynamic stability। वो कह रहे हैं कि जो ओरिएंटेशन होती है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वो किसका कॉन्सिक्वेंस है, काइनेटिक कंट्रोल का, और लिटिल कंट्रीब्यूशन उसमें किसकी है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की। तो हम देखते हैं कि काइनेटिक कंट्रोल क्या होता है और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होती है। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं टोलुइन की। CH3 जो है ये वीकली जो है एक्टिवेटिंग ग्रुप है। इसका जब हम रिएक्शन करवाते हैं मिथाइल ब्रोमाइड के साथ तो इसमें आर्डो भी आइसोमर बनेगा, मेटा भी बनेगा और पैरा भी बनेगा। इसको हम कहते हैं जब दो CH3 ग्रुप अटैच हो बेंजीन रिंग पे जाइलीन, तो ये आर्डोजाइलीन है, ये मेटाजाइलीन है और ये पैराजाइलीन है। तो देखिए आर्डोजाइलीन 54% बनी, मेटा 17% और जो पैराजाइलीन है वो 20%। तो ये हमारे पास क्या है, काइनेटिक कंट्रोल के। सबसे पहले जो आइसोमर फास्टर रेट पे बना तो उसकी अमाउंट भी क्या थी, ज्यादा थी। जो फास्टर रेट पे ऑब्टेन होगा उसकी क्वांटिटी भी ज्यादा होगी। इसके बाद देखिए जब हम इन प्रोडक्ट्स को इक्विलिब्रिएट कराते हैं, जब ये प्रोडक्ट इक्विलिब्रिएट होते हैं तो उसके बाद देखें जो आर्डो आइसोमर है उसकी 3% है, मेटा की सबसे ज्यादा हो गई है 69% और पैरा की 28%। तो देखिए काइनेटिक कंट्रोल क्या होता है, व्हेन द मेजर प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज वन दैट फॉर्म दैट फास्टर रेट। काइनेटिक कंट्रोल वो होता है जिसमें जो मेजर प्रोडक्ट है रिएक्शन का वो होता है जो फास्टर रेट पे बनता है। जिसमें देखिए मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, आर्डोजाइलिन, और वो क्या बना, फास्टर रेट पे बना। इस वजह से उसकी अमाउंट भी क्या हुई, ज्यादा हुई। तो जो ओरिएंटेशन है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वो उसमें किसका कॉन्सिक्वेंस है, काइनेटिक, वो किसकी कॉन्सिक्वेंस है, काइनेटिक कंट्रोल की। और लिटिल उसका रिलेशन है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में। ये क्या था, काइनेटिक कंट्रोल था कि वो प्रोडक्ट मेजर बनेगा जो फास्ट बनेगा और उसकी अमाउंट भी फिर क्या होगी, ज्यादा होगी। दूसरी साइड पे अगर हम देखें थर्मोडायनेमिक कंट्रोल को तो वो क्या होता है, व्हेन द प्रोडक्ट्स इक्विलिब्रिएट, जब प्रोडक्ट इक्विलिब्रिएट करते हैं एंड टेंड टू रिफ्लेक्ट देयर रिलेटिव स्टेबिलिटी, और तब वो बनते हैं प्रोडक्ट्स जो वो रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी रिलेटिव स्टेबिलिटी को। कि जब प्रोडक्ट्स हैं वो इक्विलिब्रिएट करते हैं तो फिर वो थर्मोडायनेमिक कंट्रोल में तो प्रोडक्ट रिफ्लेक्ट करते हैं किसको, रिलेटिव स्टेबिलिटी को। इसमें जो मेटा आइसोमर है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है मेटाजाइलीन की। तो जब हमने प्रोडक्ट्स को इक्विलिब्रिएट करवाया तो देखिए इनकी जो अमाउंट्स थी आइसोमर्स की वो चेंज हो गई। मेटा की यहाँ पे सबसे कम थी 17%, तो जब इक्विलिब्रिएट हुआ थर्मोडायनेमिक कंट्रोल में अगर देखें तो वो सबसे ज्यादा हो गई, कितनी, 69%। लेकिन जो हमारे पास ओरिएंटेशन होती है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में वो ज्यादा किसके कॉन्सिक्वेंस होता है, उसमें काइनेटिक कंट्रोल का। उसमें थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी जो है वो उतनी नहीं होती, काइनेटिक कंट्रोल होता है कि मेजर जो प्रोडक्ट है वो वही होगा जो फास्टर रेट पे बनेगा, वही उस रिएक्शन का क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। और दूसरा जो रिलेटिव स्टेबिलिटी इसमें है वो थर्मोडायनेमिक कंट्रोल में आती है। तो ओरिएंटेशन में एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में वो कम होती है, काइनेटिक कंट्रोल जो है वो ज्यादा होता है, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल जो है वो कम होता है। तो ये डिफरेंस है काइनेटिक कंट्रोल और थर्मोडायनेमिक कंट्रोल में।